हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हिंदी मीडियम में एक चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी में जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं। मानव जनन, किसकी बात हम कर रहे हैं? मानव जनन की बात कर रहे हैं। और ये जो मानव जनन है, बोर्ड में इसका वेटेज यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो है इसका वेटेज 8 नंबर तक का रहता है। यानी बायोलॉजी से जो है 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बन जाते हैं। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही मजेदार तरीके के साथ इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। हमारा इस YouTube पर जो है पहला लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर बने हैं, आए हैं, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको समय पे जो है हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी आपको हमेशा लगातार मिलती रहेगी। तो बच्चों, आप क्लास 12th यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप CUET यूजी की भी तैयारी कर रहे हो, यहां तक आप सोच रहे हो कि नीट भी मुझे एग्जाम देना है, तो ये लेक्चर आपके लिए इनफ हो सकता है। 12th यूपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी इस लेक्चर को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपनी तैयारी को पूरे बिंदास तरीके के साथ मनाइए। ओके, तो जल्दी से हम देर नहीं करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। तो हम यहां पे क्या करने वाले भाई, यहां पे हम जो है जो टॉपिक कवर करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी। ठीक है ना, एनसीईआरटी पूरा रहेगा हमारा। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हम जो है पुरुष जनन तंत्र पढ़ेंगे, स्त्री जनन तंत्र पढ़ेंगे, युग्मक जनन क्या होता है यानी गैमेटोजेनेसिस, आतर्व चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, निषेचन एवं अंतारोपण, सगर्भता भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध स्रवण पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। नंबर 1 पे ये होगा स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, 4 पे आतर्व चक्र, 5 नंबर 6 एंड 7, ऐसे 7 टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूरे तरह से कम 7 से 8 लेक्चर में इसको हम पढ़ डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मानव जनन चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जनन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनन क्या होता है, आप इसका उत्तर क्या दोगे? कि भैया जब कोई जनक अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करे, अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करे या प्रोड्यूस करे, बनाए, उसको ही हम बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। और ये जो जनन होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार का होता है? एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है ये ऐसा जनन यानी ऐसे प्रकार का जनन होता है जिसमें एक अकेला पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है अपनी संतान को बनाने के लिए। यहां पर युग्मक बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। लेकिन लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये ऐसे प्रकार का जनन होता है जो देखो, अलैंगिक जो है यूनिसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर का मतलब जो सिंगल सेल से बने तो उनमें होता है एक कोशिकीय जिसको बोलते हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है वो बहुकोशिकीय वाले प्राणियों में देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं एनिमल, ह्यूमन, मानव हो गए, जानवर हो गए, हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी कैसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। और इसमें 2 माता पिता, 2 जो है जनक की आवश्यकता पड़ेगी, माता और पिता, यानी फीमेल और मेल।
ठीक है ना। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है जनन, रिप्रोडक्शन, जिससे क्या बनता है, एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे जनन को हम बोलते हैं लैंगिक जनन, यानी दो पेरेंट की जरूरत हमें पड़ती है। यहां पे क्या लिखा है कि जैसा आप जानते हैं मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी होता है। इसकी बात समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानव होता है उनमें लैंगिक जनन होता है, और वो कौन सा प्राणी है, सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी। मतलब हम विविपेरस होते हैं। जरायुज का मतलब होता है जो क्या देते हैं बताओ, जो बच्चे पैदा करते हैं। मानवों में जनन के घटनाक्रम अंतर्गत यहां पे युग्मकों की रचना पढ़ोगे, यानी युग्मक जनन पढ़ोगे। शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, यानी जिसको हम वीर्य सेचन यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको। फिर आगे जाकर के निषेचन होगा यानी फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट यानी युग्मनज बनेगा। ये सभी प्रक्रियाएं शामिल होती है। आगे जाकर के यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, फिर अंतरोपण होगा, इसके बाद गर्भावधि यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी चलेगी, प्रसव यानी बच्चा बाहर आएगा मां के पेट से, ठीक है ना। और ये सभी जनन घटनाएं आपके यौवनावस्था के पश्चात संपन्न होती है। यौवनावस्था का मतलब होता है प्यूबर्टी। जो महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है, उनमें प्यूबर्टी 10 से 12 साल की देखी गई है, और जो पुरुष यानी लड़के होते हैं, मेल की बात करते हैं, इनमें प्यूबर्टी 12 से 14 साल या 16 साल के बीच में आ जाती है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपको जानना जरूरी है कि भाई ये आपका बेसिक समरी दिया हुआ है। देखो, अंडाणु की जो रचना होती है 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। आओ हम समझ लेते हैं। उसके पहले हमने क्या बोला था आपसे कि जनन क्या है, तो हेडिंग डाल लो भैया, जनन। यानी रिप्रोडक्शन। तो अभी मैंने क्या बताया कि अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना, उसको क्या बोलते हैं, जनन। जब कोई जनक अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसे ही जनन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। बताइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे बोर्ड्स के स्टूडेंट जो अगली बार जो है 2026-27 का बोर्ड देने वाले हैं, इतनी बात समझ में आ गई? जब कोई जनक, जब कोई अपने ही जैसे संतान, जब कोई जनक अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और ये जनन कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई 2 प्रकार के? एक होता है अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ भैया, समझ में आ गई ये चीजें? यहां पे ये बात समझ में आ गई, क्या बोलते हैं इसको,
तो जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो एक कोशिकीय प्राणियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक कोशिकीय, यहां पे लिख लो, यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। और यह किसमें पाया जाता है? बहुकोशिकीय प्राणियों में। बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जैसे यहां पे हम प्लांट्स एंड एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल में हम खुद आ जाते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। और ये जो है इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक ही पेरेंट यानी जनक, एक ही जनक इसमें होते हैं। और इसमें नर व मादा दो पेरेंट होते हैं, दो जनक होते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप क्या लिखोगे? यहां गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी, यानी युग्मक बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। यहां पे क्या होगा? यहां पे युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई। अलैंगिक जनन एक ऐसे प्रकार का जनन होता है जहां पे एक कोशिकीय जो जीव होता है वो अपनी संतान को बनाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हम आपको बता दें, यहां पर क्लोन बनता है। क्या बनता है? क्लोन बनता है। क्लोन का मतलब इसकी कॉपी बनती है, क्लोन बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे क्लोन बनता है। हमारे लैंगिक जनन में क्लोन यानी इसकी डिट्टो कॉपी नहीं बनती है, वो तो कभी कभी हो जाता है। बच्चे मतलब भाई भाई की जैसा, बहन बहन जैसा दिखता है, तो वो तो जुड़वा बच्चे होते हैं, वहां पे दूसरा केस लग जाएगा। बताइए, जनन समझ में आया कि अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना है ना, उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो जनन क्या होता है ये समझ में आ गई। अब हम बताते हैं जनन में, यानी जनन के लिए दो महत्वपूर्ण जननांग होते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो महत्वपूर्ण जननांग होते हैं। नर में भी देखा गया और मादा में भी देखा गया है। एक होता है प्राथमिक जननांग और दूसरा होता है द्वितीयक जननांग। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग, जनन को संपन्न करने के लिए मानव में दो महत्वपूर्ण जननांग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनन को कंप्लीट कराने के लिए, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, पूरा कराने के लिए मानव यानी नर में और मादा में अलग अलग क्या पाए जाते हैं? नर जनन तंत्र पाए जाते हैं, यानी जननांग पाए जाते हैं। नर में नर जननांग और मादा में मादा जननांग। तो ये कौन कौन से होते हैं? देखिए,
दो महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है इधर ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है द्वितीयक जननांग, द्वितीयक नर जननांग यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या मैंने बोला, जनन को संपन्न कराने के लिए नर एवं मादा में दो प्रकार के जननांग होते हैं, एक होता है प्राथमिक जननांग और दूसरा होता है द्वितीयक जननांग। क्या होता है, द्वितीयक जननांग। अगर मैं बात करूं मेल में क्या होते हैं, मेल यानी नर में जो नर जननांग होते हैं वो, और फीमेल यानी मादा की बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, इधर ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, मेल में जो प्राथमिक जननांग होते हैं, मेल में जो प्राथमिक जननांग होते हैं उसको हम बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण यानी टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल में जो मादा जननांग होते हैं वो क्या होती है, वो होती है अंडाशय। क्या होती है, अंडाशय, ओवरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मेल में यानी नर में जो प्राथमिक जननांग होते हैं मेरे भैया, वो क्या होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, और फीमेल में भी क्या होती है, एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आ गई इतनी बात। देखो मेरे भैया, देखो प्राथमिक जननांग का काम क्या होता है, मैं आपसे पूछूं प्राथमिक जननांग का काम क्या होता है, तो इनमें क्या होता है, इनमें युग्मक जनन होती है। क्या होती है, युग्मक जनन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं युग्मक जनन। क्या होती है, युग्मक जनन होती है प्राथमिक जननांग में। समझ में आई बात। और ये जो प्राथमिक जननांग होती, चलो अब इसको देखो, द्वितीयक नर जननांग की अगर हम बात करें तो द्वितीयक नर जननांग में क्या क्या आते हैं, यहां पे ध्यान दो। इसमें आती है सहायक नलिका, ठीक है, सहायक ग्रंथि, और क्या आता है, और आता है वाह जननांग, वाह जननांग। ठीक है, यहां पे ध्यान देना कि प्राथमिक जननांग में युग्मक जनन होता है, और क्या बनता है, और क्या बनता है, सेक्स हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं, सेक्स हार्मोन बनते हैं। ठीक है ना, क्या बनते हैं, सेक्स हार्मोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में बनते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किसमें, फीमेल में यानी नासम बनती है। तो ये फिर हम आगे कवर कर लेंगे। द्वितीयक नर जननांग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो इनमें आती है सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और वाह जननांग आते हैं। ठीक है, मेल में सहायक नलिका यानी नर में सहायक नलिका अलग, फीमेल में अलग, सहायक ग्रंथि मेल में अलग, फीमेल में अलग, वाह जननांग मेल में अलग और फीमेल में अलग। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। जनन, जनन क्या होता है, और जनन को संपूर्ण कराने के लिए दो महत्वपूर्ण जो जननांग होते हैं, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं मेरे करेजा, वो होता है हमारा का नर जननांग। क्या होता है, नर जननांग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वही बात लिखनी है यहाँ पे,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यहां पे लिख लो। प्राथमिक जननांग, यहां पे द्वितीयक जननांग, प्राथमिक जननांग यानी यहां पे लिख लेना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और यहां पे क्या लिख लेना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बताओ भैया, इतनी बात समझ आ गई। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक जननांग की बात करते हैं मेल में, तो वो क्या होता है बताओ, टेस्टिस। क्या होती है? टेस्टिस। क्या होती है भैया? टेस्टिस होती है। अब ये जो टेस्टिस होता है, ठीक है, चलो इतना यहां पे मैं बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। द्वितीयक जो नर जननांग होता है, द्वितीयक जननांग जो होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या क्या प्रेजेंट होती है बताओ। यहां पर होती है सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि, और क्या होता है वाह जननांग। चलो अब ध्यान सुनना, प्राथमिक जननांग यानी टेस्टिस इसमें आएगा। तो चलो टेस्टिस के बारे में लिख लेते हैं, टेस्टिस की बात करते हैं। यह देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कहां होता है पता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक जननांग में क्या लिखोगे? टेस्टिस। यह एक जोड़ी, यह एक जोड़ी उदर गुहा के बाहर उदर गुहा के बाहर ठीक नीचे नीचे थैली नुमा संरचना वृषण कोश में हो, वृषण कोश में पाई जाती है। किसे पाई जाती है? वृषण कोश में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है, ठीक है। एक जोड़ी टेस्टिस क्या होती है? पाई जाती है। वृषण कोश यानी हम स्क्रोटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्क्रोटम की बात करते हैं। इस टेस्टिस में, इसमें नर हार्मोन, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, नर हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन बनता है, स्टेरोन बनता है। और क्या होता है? इसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यौवनावस्था में शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी प्यूबर्टी पर जब बच्चा आ जाता है तो
वो क्या होता है बताओ, इसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। बताओ इतनी बात क्या समझ में आ गई, इतनी बात क्या समझ में आ गई। जरा हम एक वृषण का डायग्राम बना लेते हैं। किसका डायग्राम भैया, वृषण का। देखो होता क्या है, ये हमारा उदर गुहा है, क्या है, उदर गुहा है। और ये मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, ये कौन सा भाग है, उदर गुहा, उदर गुहा है ना, निचला उदर गुहा मतलब लोअर एब्डोमेन। देखो होता क्या है कि जो बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है, वो जब 7 मंथ का हो जाता है, 7वें मंथ में, 7 मंथ पे ध्यान से सुनना, 7वें मंथ तक जो टेस्टिस होती है, क्या होती है, टेस्टिस जो है उस उदर गुहा यानी निचला जो उदर गुहा होता है लोअर एब्डोमेन में क्या होती है, स्थित रहती है। जैसे ही 7 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो 7 महीने के बाद जो है अब उदर गुहा से जो टेस्टिस होता है वो खिसक करके नीचे यानी पेल्विक रीजन में आ जाता है। कहां आ जाता है, पेल्विक रीजन में आ जाता है। इसको आर्किडो, अरे क्या बोलते हैं, हाँ पेल्विक रीजन में क्या हो जाता है, इसको आर्किडोपैक्सी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी पेल्विक रीजन तक जो है टेस्टिस का उदर गुहा से निकल करके आ जाना नीचे की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किडोपैक्सी, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या है, उदर गुहा है, और यहां पे आप देख सकते हो ये क्या है, 2 टेस्टिस, 2, ये क्या है, ये है टेस्टिस यानी वृषण है, क्या ये वृषण, ठीक है। और ये जो बना हुआ है ये देखो, ये फिर ऐसे फिर ऐसे, ये क्या है, ये है वृषण कोश, यानी स्क्रोटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे आपको ये कैनाल दिख रही होगी जिसको हम बोलते हैं इंजॉइनल कैनाल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंजॉइनल कैनाल, ठीक है ना। इस इंजॉइनल कैनाल से क्या होती है, ये टेस्टिस नीचे की तरफ आ जाती है, क्या हो जाती है, नीचे की तरफ, यानी कहां जाती है, पेल्विक रीजन। ये कहां होती है, पेल्विक कैविटी बोल लो या पेल्विक रीजन, ठीक है ना, भाग जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहां पे ये उतर करके टेस्टिस कहां आ जाती है, स्क्रोटम के अंदर, एक ये और एक ये, ठीक, एक ये टेस्टिस और एक ये वाला टेस्टिस, समझ में आ गया। तो ये कब था, 7वें महीने में, यहां पे स्टार करके लिख लो, जब भ्रूण 7 महीने का होता है तो वृषण उदर गुहा में पूरी तरह विकसित हो जाता है, फिर आगे क्या होता है, 7वें मंथ के बाद जो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण को उदर गुहा से नीचे की तरफ इंजॉइनल कैनाल से टेस्टिस में स्थित कर देता है, क्या कर देता है, स्थित कर देता है। कहने का मतलब ये जो टेस्टिस अभी वृषण जो उदर गुहा में था, इनमें क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। अब ये क्या करते हैं, इंजॉइनल कैनाल के थ्रू क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये इंजॉइनल कैनाल है, इसके थ्रू क्या आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। और ये टेस्टिस स्क्रोटम में बीच में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनके बीच में ये स्क्रोटम सेप्टा पाई जाती है, क्या पाई जाती है,
ये स्क्रोटल सेप्टा पाई जाती है, यानी एक क्या होती है, झिल्ली होती है। ये झिल्ली दोनों टेस्टिस को क्या करती है भैया, अलग करती है। तो समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई, बताइए। इतनी बातें समझ में आ गई। ये क्या होता है बताओ, इंजॉइनल कैनाल, फिर ये आगे जाकर के ये टेस्टिस होती है। ठीक है, आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे बना लो, इंजॉइनल कैनाल, ये देखो, ये है ना, ये है इंजॉइनल कैनाल। ठीक, बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई मेरे भाई, मेरे भाई। अब जरा ध्यान सुनो, इस इंजॉइनल कैनाल से निकलती है क्या, ये देखो, ये है ब्लड वेसल, ये क्या निकलती है, ब्लड वेसल। और इसी से निकलती है वास डिफरेंस, ये देखो, इसमें ये है वास डिफरेंस। और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इसमें आपकी नर्व्स भी होती है। क्या होती है, नर्व्स भी होती है। तो जो इंजॉइनल कैनाल होता है, इसमें पाई जाती है स्पर्मेटिक, स्पर्मेटिक कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पाई जाती है, जिसमें क्या क्या होता है बताओ, रक्त वाहिकाएं होती हैं। क्या होती है इसमें, रक्त वाहिका होती है। ठीक है, रक्त वाहिका और लिम्फ वाहिकाएं होती हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, नर्व, यानी न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन पाई जाती है। और इसमें क्या होती है, एपिडिडाइमिस होती है। क्या पाई जाती है, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण जिसको बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये इंजॉइनल कैनाल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड में ये पूरी तरह से, यानी इंजॉइनल कैनाल के अंदर ये होते हैं और इनको पूरे मिलाकर के बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई, इतनी बातें समझ में आ तो गई होंगी। ठीक, चलो अब हम बात कर ले हैं टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में, यानी वृषण के बारे में यहां पे हम बात करते हैं। ये आप बना लो ऐसे वृषण। ये क्या बन गया भैया, ये हमने बनाया है वृषण, टेस्टिस। मैं आपको बता दूं, इस वृषण की जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है, लगभग लंबाई की बात करते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो अगर हम इसके लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, इसके लेंथ यानी लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसके हम चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है भाई, 2 से 3 सेंटीमीटर। एक काम करो, यहां से हटा देते हैं, यहां माप लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई क्या है इसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो आप लिख लो भैया, टेस्टिस की लंबाई क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अब होता क्या है, इससे निकलती है ये एपिडिडाइमिस। क्या निकलती है, ये देखो, ये क्या है, एपिडिडाइमिस, यानी ये निकलती है, ये है अधिवृषण। क्या है ये, अधिवृषण। और ये क्या है, वास डिफरेंस, यानी सहायक वाहिका, वास
डिफरेंस। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ये किसकी हम बात कर रहे थे? टेस्टिस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ये हम बात कर रहे थे टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में क्या क्या चीजें पाई जाती है जरा ध्यान से सुनिएगा। टेस्टिस के अंदर पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। ये था किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। अब जरा इसको पढ़ो। हाँ भैया, तो सहायक नलिका में क्या क्या आती हैं बताइए? क्या क्या आती हैं सहायक नलिका में, जरा हमें बताइए। सहायक नलिका में आप याद करो यहां पे किसके बारे में? रीटेटेस्टिस। ठीक है, इसके बाद क्या आती है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? वास फ्रेंस। इसके बाद आप लिख लो अधिवृषण यानी एब्डिडाइमिस, अधिवृषण। फिर क्या आती है? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस। ठीक है, ये आती है आपकी सहायक नलिका में। सहायक ग्रंथि की अगर हम बात करें तो सहायक ग्रंथि में क्या याद रखोगे? मेल के लिए यहां पे याद रखना है आपको सेमिनल वेसाइकल, शुक्राशय है ना, शुक्राशयी ग्रंथि। और क्या याद रखोगे? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और वाह जननांग में आ जाते हैं शिश्न। क्या आ जाता है? शिश्न यानी पेनिस की बात करते हैं हम। बताओ मेरे भैया, इतनी बात समझ में आ गई? किसकी बात कर रहे हैं? पेनिस की। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? सहायक नलिका यानी रीटेटेस्टिस, इनके बारे में पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम मस्त। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। चलो, इससे पहले हमें जानना पड़ेगा जो टेस्टिस होता है उसका ट्रांसफर सेक्शन एक बार हम काट करके देख लेते हैं। तो यहां हेडिंग डाल लो, वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना, चलो भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो यहां पे सबसे पहले बना लो टेस्टिस। ठीक, ये हमने बना लिया टेस्टिस। मिटा दो, एक बार फिर से बना लेते हैं। चलो भैया, ये इतना हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो टेस्टिस को हमने क्या किया? टेस्टिस उठाया, टेस्टिस को काट दिया, और काटने के बाद टेस्टिस के हम बाहर देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 परत चढ़ी होती है। टेस्टिस को सुरक्षा देती है, वो स्मूथ परत होती है। सबसे बाहर जो परत होती है, ध्यान से सुनना, ये जो सबसे बाहर परत आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं क्या? इस बाहर वाली परत को बोलते हैं हम ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस।
सबसे बाहर की परत ये होती है। फिर उसके बाद एक बीच में परत आ जाती है। क्या हो जाती है? एक बीच में परत आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये देखो, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, लेकिन ये अंदर की तरफ घुस जाती है। क्या हो जाती है? अंदर की तरफ ये घुस जाती है। ये देखो, ठीक। ये क्या हो जाती है? अंदर की तरफ घुस जाती है। और यानी घुसना मतलब अंदर की तरफ। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो बीच वाली परत होती है अंदर की तरफ धस जाती है, मुड़ जाती है, और मुड़ करके वो क्या बनाती है भैया? वो बनाती है जो वृषण के अंदर चैम्बर होते हैं, जो कोष्ठ होते हैं, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाते हैं। तो ये बीच वाली जो परत है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये होती है मध्य परत। ठीक है। फिर इसके अंदर वाली जो परत होती है, इसके अंदर वाली परत, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ये सबसे अंदर की परत होती है। सबसे अंदर की परत। ठीक है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा की बात करते हैं। अब मैं बता दूं, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो अंदर की तरफ धस गई है और क्या बनाती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये आपको जो चैम्बर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल का मतलब यहाँ पे कोष्ठ बन चुके हैं, यानी चैम्बर बन चुके हैं। ठीक है, क्या बन गए हैं? कोष्ठ बन गए हैं। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं कितने होते हैं? 250 पर टेस्टिस। एक टेस्टिस में क्या होते हैं? 250 होते हैं। तो आओ हम यहां पर लिख लेते हैं, टेस्टिस के सबसे बाहर 3 परतें होती हैं, है ना, जो कि हमने बता दिया। उनमें से बीच की परत, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बीच की परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर धंस जाती है और ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कोष्ठ, है ना, हर एक वृषण में बनाती है। ठीक है, तो हर एक वृषण में जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है अंदर की तरफ धंस करके
क्या बनाती है, ट्यूनिका ल्यूबिजिनिया वो क्या बनाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 201 जो है टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कोष्ठ पाए जाते हैं। और बात सुनना, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, यानी शुक्रवाहिकाएं। 1 से 3 1 मिनट मैं थोड़ा एनसीईआरटी में देख लूं इसका नाम क्या है। इसको शुक्रजन नलिका बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र नलिका। देखो भाई, ये जो ट्यूनिका ल्यूबिजिनिया होता है अंदर की तरफ धस गई है और टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है, कोष्ठ बनाते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 शुक्र नलिका पाई जाती हैं। 1 से 3 क्या पाई जाती है, शुक्र नलिका पाई जाती हैं। और आओ हम शुक्र नलिका भी यहां पर बना करके आपको दिखा देते हैं। देखो, एक में मैंने 3 बना दिया, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। चलो भाई, तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या मैंने बना दिया, शुक्र नलिका। क्या है ये, शुक्र नलिका, जो कि 1 से 3 शुक्र नलिका होती है हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कोष्ठ में। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां से निकलती है ऐसे, यहां से निकलती है ऐसे 10 से 12। देखो, ये जो होता है ये आपका शुक्र नलिका हो गई। शुक्र नलिका के बाद ये जो आपको एक डक्ट दिखाई देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई है ना, शुक्र नलिका की जो डक्ट होती है, शुक्र नलिका की डक्ट, ठीक है। अब फिर ये आगे जाकर के किस में ओपन होता है, ये ओपन होता है रीटे टेस्टिस में, रीटे टेस्टिस, ठीक है। अब फिर आगे जाकर के ये जो रीटे टेस्टिस होती है मेरे भैया, ये जो रीटे टेस्टिस होती है वो ऐसे 10 से 12, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 से 12 जो है वासा फ्रेंसिया में ओपन हो जाती है। यानी वासा फ्रेंसिया का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है बताओ, शुक्रवाहिनी, ठीक है। ये क्या है, वासा फ्रेंसिया, ठीक है। और फिर ये वासा फ्रेंसिया क्या होती है, एब्डिडाइमस में ओपन होती है। ये क्या है, एब्डिडाइमस। ये वास डिफरेंस है, ये है वास डिफरेंस। और ये क्या है, अधिवृषण, अधिवृषण यानी एब्डिडाइमस, एब्डिडाइमस, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। ये अधिवृषण का सबसे ऊपर वाला भाग कैपुट होता है, बीच वाला कार्पस होता है, नीचे वाला कॉर्डा होता है,
ये 3 भागों में बटी हुई होती है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई अधिवृषण और वास डिफरेंस को लेकर के, ये टेस्टिस की आंतरिक संरचना। आगे बढ़ जाते हैं हम, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं अधिवृषण के बारे में। देखो भाई, ये जो अधिवृषण होता है ये एकदम घुमावदार मुड़ा हुआ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है ना। अधिवृषण की बात करते हैं तो देखो होता क्या है, जो वासा फ्रेंसिया होता है, वासा फ्रेंसिया ये ओपन होती हैं, ओपन होती हैं, ओपन होती हैं अधिवृषण में, अधिवृषण में, और यह संरचना जटिल कुंडलित होती है, यानी हाईली कॉइल्ड होती है, कुंडलित होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है ना, 6 से 7 माना गया है। कितना होता है? इसकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। एवं इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग, कौन कौन से थे बताओ? एक था आपका कैपुट, फिर कार्पस, फिर कॉर्डा, 3 भाग ये होते हैं। अब मैं बात करूं एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। अधिवृषण में जानते हो क्या होता है? यहां पे जो होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो वासा फ्रेंसिया से निकल करके अधिवृषण में आते हैं। कहां से? अधिवृषण में आते हैं। और ये यहां पे क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? मैच्योर। तो इसमें लिख लो, इसमें शुक्राणु का यानी शुक्राणुओं का संग्रहण होता है, संग्रहण होता है। एवं यहां शुक्राणु क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। और क्या होता है? इस जगह पे पुराने शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। पुराने शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ये किसकी बात हम कर रहे थे? अधिवृषण के बारे में हम बात कर रहे थे। अरे भाई, आपने ये टेस्टिस देखा था, इससे ये अधिवृषण ऐसे निकला था, है ना। ये वास डिफरेंस, ये है अधिवृषण, और ये क्या है? वास डिफरेंस। ठीक है, बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? आगे हम बढ़ जाएं। इतनी बात समझ में आ गई, आगे हम बढ़ जाएं। चलो, अब हम बात करते हैं शुक्रवाहिका के बारे में। देखो, जो शुक्रवाहिका होते हैं इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई 45
सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। यार इतने ना हो जाए भाई। है ना, इसकी लंबाई क्या होती है शुक्रवाहिका की? इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। यह शुक्राणुओं को क्या करती है? स्टोर यानी संग्रह करती है ना। एवं ये क्या करती है? शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का काम करती हैं। ले जाने का काम करती। बताओ भाई, ये किसके बारे में था? ये था शुक्रवाहिका। और यही शुक्रवाहिका किसके साथ? शुक्रवाहिका या शुक्राशय की, हाँ, शुक्राशय की नलिका है ना, शुक्रवाहिका की नलिका से मिलती है। शुक्रवाहिका की नलिका से मिलकर क्या बनाती है? मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। जरा ध्यान से सुनना इधर मेरी बात। देखो होता क्या है, देखो ये क्या है? ये है वॉस डिफरेंस। क्या है? वॉस डिफरेंस की ये डक्ट है। ये वॉस डिफरेंस की क्या डक्ट। और ये क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। क्या ये? सेमाइनल वेसाइकल। और ये सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट है। क्या है? तो यहाँ पे वॉस डिफरेंस की डक्ट और सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती है, जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट यानी नलिका बोलते हैं। समझ में आया? ये वॉस डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका है। और ये क्या है? ये शुक्राशय है। ठीक, बताओ भैया, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। तो ये थी हमारी किसकी? सहायक ग्रंथ, वो सहायक नलिका। क्या थी? सहायक नलिका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सहायक ग्रंथि की तरफ। हेडिंग डाल लो, सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि में आपको 3 नाम याद करने होते हैं। सबसे पहला जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? शुक्राशय। शुक्राशयी ग्रंथि। और दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि।
बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे जरा ध्यान से सुनना, ये जो शुक्राशयी ग्रंथि होती है ये कितनी होती है, ये होती है एक जोड़ी। कितनी होती है, एक जोड़ी, है ना, मूत्राशय के पीछे, एक जोड़ी यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के ठीक पीछे, मूत्राशय के ठीक पीछे होती है ना। किसके पीछे होती है, मूत्राशय के ठीक पीछे होती है। और ये क्या करती है, ये वीर्य क्या, अब ये बताऊंगा वीर्य क्या होते हैं। वीर्य का 70 से 75% भाग बनाती है। ये वीर्य का जो है 70 से 75% भाग क्या करती है, बनाती है, यानी वीर्य बनाती 70 से 75% भाग बनाती है। और इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन कैसा होता है, इसका सिक्रीशन यानी इसका स्रावण, स्रावण इसका स्रावण क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब एल्कलाइन होता है ना। और ये क्या बनाती है बताओ, ये बनाती है फ्रक्टोज। ये क्या बनाती है, ये बनाती है फ्रक्टोज, है ना। इसका सिक्रेशन फ्रक्टोज होता है। और क्या होता है, क्लॉटिंग एंजाइम। क्या होती है, क्लॉटिंग एंजाइम। मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रक्टोज होता है ये क्या देता है स्पर्म को, ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है शुक्राणु यानी स्पर्म को, शुक्राणुओं को, ठीक है ना। और ये क्या करता है, वीर्य को, वीर्य का थक्का बनाता है, यानी वीर्य को क्लॉट करता है। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। चलो भाई अब हम आगे इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये क्या होती है, केवल एक होती है, केवल एक होती है। किसके, मूत्र मार्ग के बगल में, मूत्र मार्ग के साइड में, है ना। मूत्र मार्ग के कहां होती है, साइड में होती है। अभी मैं लास्ट में डायग्राम बना करके दिखा दूंगा। फिर आगे क्या लिखोगे, यह वीर्य का 20 से 25% भाग बनाती है ना। और इनका सिक्रीशन क्या होता है बताओ, इनका सिक्रीशन होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम सिक्रीट करता है। और कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम बनाती है। ठीक है, ये पता है क्या करता है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, यह शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये कितना होता है, एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, ठीक है ना। और अच्छा इसका सिक्रीशन क्या होता है, यह कह लो इसका सिक्रीशन, इसका श्रावण कर लो, कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और इसका सिक्रीशन कैसा होता है, इसका श्रावण क्षारीय होता है। एवं यह वीर्य का 5% भाग बनाती है, 5% भाग बनाती है। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ आ गई। यह जो है शिश्न को, यह शिश्न यानी पेनिस को, यह शिश्न यानी पेनिस को क्या करती है बताओ, पेनिस को चिकना बनाती है, चिकना बनाती है ना, जनन के दौरान।
है ना। जनन के दौरान का मतलब होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बताओ इतनी बात समझ आ गई। तो ये शुक्राशय ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, अब ये हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। चलो आओ हम बना करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये फूला हुआ भाग है, ठीक है। इस फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं बताएं? इसको हम बोलते हैं सिस्क पुट, है ना। या ग्लैंस पेनिस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके ऊपर एक ये स्किन चढ़ी होती है, इस स्किन को हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन, यानी ये एक स्किन की परत है। और बीच से क्या जाता है बताओ? इसके बीच से जाती भैया मूत्र मार्ग। क्या जाता है? ये है मूत्र मार्ग। और ये क्या है? प्रीप्यूस है। प्रीप्यूस का मतलब क्या होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। या इसको यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ऑरिफिस भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में मूत्र द्वार बोलते हैं। मूत्र द्वार, ठीक है। ये क्या है? मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ये मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। और ये भैया यहाँ पे क्या होता है? ये है आपका ब्लैडर। ये क्या है? ये है ब्लैडर, यानी ये है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और इसी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे होता है, क्या होता है? पीछे होता है क्या? ऐसे दो सेमाइनल वेसिकल, है ना। ये कहां होते हैं? पीछे होती है। ये देखो, ठीक है। क्या है? शुक्राशय है ये, ठीक है। और ये क्या है? ध्यान सुनिएगा, यहां पे ये प्रेजेंट थी आपकी टेस्टिस। ये क्या? टेस्टिस। और टेस्टिस से ये निकला क्या? शुक्रवाहिनी, है ना, यानी वाज डिफरेंस, शुक्र वाहिनी ये निकला। और ये किसके साथ जाकर के? ये देखो, ये वास डिफरेंस के डक्ट के साथ मिलती है और एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। और यहां पे इधर साइड एक डक्ट और होती है, इधर साइड, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हमारा क्या है? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और यहाँ पे ये जो दो ग्रंथि होती है इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जो कि दो होती है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनिएगा, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, क्या मैंने बोला? इजैकुलेटरी डक्ट होता है। ये जो आपको पेनिस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पेनिस। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? किसका है? इसका पेनिस का है। पेनिस क्या है? पेनिस। इसलिए यूरेथ्रा को हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से वीर्य भी पास होता है, और क्या? और मूत्र भी पास होता है, यानी यूरिन भी पास होता है, इसलिए यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। शिश्न की बात करते हैं तो लंबा पोर्शन होता है सबसे बॉडी के बाहर, क्या होता है? बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। बॉडी के क्या होता है? बाहर। बताओ, ये था टेस्टिस। इतनी बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई? देखो भाई, ये जो शिश्न होता है, ये है ना, ये बीच से यूरेथ्रा जाती है, ठीक है। शिश्न की अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। दो प्रकार के इरेक्टाइल ऊतक यानी टिश्यू होते हैं,
होते हैं जो शिश्न को इरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इरेक्ट करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू हैं? एक है आपका कार्पोरा कैवर्नोसा, है ना, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। और दूसरा होता है कार्पस स्पंजियोसम, ये कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, तो ये साइड में कार्पोरा कैवर्नोसा होते हैं और ये जो बीच में होते हैं इधर साइड, है ना, ऐसे देखो, ये जो मैं पीले कलर से बना रहा हूं, पीले कलर से, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पोरा कैवर्नोसा। और ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है बीच में, इसे बोलते हैं कार्पस स्पंजियोसम। ठीक है ना, ये 1 होते हैं और ये 2 होते हैं। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? जब कोई बंदे को, जब किसी मेल पार्टनर को क्या होता है बताओ? सेंसेशन होता है किसका? बताओ, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, यानी कि कुछ मन में गलत भावनाएं आती है, तब ये इरेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपको टिश्यू दिखते हैं, ये क्या बताओ? ये इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू है। अब इरेक्टाइल टिश्यू में छोटी छोटी ब्लड साइनस होती है। क्या होती है? ये होती है ब्लड साइनस, ब्लड साइनस या ब्लड कैविटीज होती हैं। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाते हैं? ब्रेन से कुछ सिग्नल आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है, इस ब्लड वेसल्स में क्या भर जाती है? इस कैविटीज में क्या हो जाती है? ब्लड भर जाती है। और ब्लड भरने की वजह से फिल्ड विद ब्लड, फिल्ड विद ब्लड, यानी यहाँ पे रक्त भर गया। क्या भर गया? रक्त, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? इरेक्ट, यानी खड़ा हो जाती है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई भाई? मस्त एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम किसकी बात करेंगे? ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। चलो अब इसका हम एक बार टीएस काट करके देख लेते हैं। ठीक है, शुक्र जननलिका की अगर हम बात करें, शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना। देखो, 1 2 3, ये ऐसे आपका, ये क्या है? ये क्या था? टेस्टिकुलर लोब्यूल था, राइट। अब होता क्या है इसमें, ये देखो, एक में मैं बना देता हूं, ठीक है, केवल एक में। ये जो आपको शुक्र जनन नलिका दिखती है, ये है शुक्र जनन नलिका, ठीक है। इसके अंदर ये आपको सेल दिख रही है, लिख भी सकते हो, ये क्या है? शुक्र जनन या शुक्र जन नलिका, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सेल दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है? ये सेल है। ये सेल कौन सी होती है बताइए? ये होती है नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो कि डिप्लॉइड होती है। फिर इसके अंदर आपको और सेल देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और बीच में लंबी सी आपको सेल दिखाई देती होगी, ये ऐसे करके, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। ये क्या है? सर्टोली कोशिका क्या करती है? ये नर जर्म कोशिका को, यानी जिससे स्पर बनती है, कोशिका को पोषण देती है, पोषण देती है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गया? क्या देती है? पोषण देती है। फिर इसके अंदर क्या होती है?
ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। क्या है ये? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक जनन कोशिका, ठीक है ना। फिर इसके अंदर आपका आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अंदर आपकी स्पर्मेटेड फिर स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ये बातें आपकी देखने को मिलेगी। अब मैं बता दूं, ये जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखता है शुक्रजनन नलिका, इसके बीच की जगह होती है। क्या होती है? इसके बीच में बहुत सारी जगह होती है और इसे हम क्या बोलते हैं? इसके बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिटियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिटियल स्पेस बोलते हैं। और यहां पर छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिटियल सेल्स। ये क्या है? इसको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिटियल सेल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाती है? टेस्टोस्टेरोन बनाती है, जो एक प्रकार का क्या है? एंड्रोजन हार्मोन है। क्या है? एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। और यहीं पे क्या प्रेजेंट होती है बताइए? यहां पर प्रेजेंट होती है भाई आपकी ब्लड वेसल्स। क्या होती है? ये रक्तवाहिका होती है, रक्तवाहिकाएं होती हैं। और कुछ क्या होती हैं? इम्यून सेल्स भी यहीं पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ये इसके बीच में ये प्रेजेंट होती है इम्यून सेल्स। क्या है ये? इम्यून सेल्स, यानी जैसे WBC वगैरह, ठीक है। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई। ये क्या था? शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये यहीं तक खत्म होता है। एक बार देख लो भैया, यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे ये टॉपिक में पुरुष जनन तंत्र को आज हमने फिनिश कर दिया है। ये हमारा हो गया है, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ा दिया है, ये भी हो गया है, ठीक, सब खत्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं? चलिए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। पहले एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है। आपको ये एनसीईआरटी घर से पढ़ लेना, ये होमवर्क आपको दे रहा हूं। थोड़ा लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? भैया शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है। शुक्राणु के परिपक्व होने की प्रक्रिया कहाँ होती है? मैच्योर कहाँ होता है? परिपक्व एपिडिडर्मिस में होती है, ठीक है। वृषण शरीर के बाहर स्क्रोटम में क्यों स्थित होते हैं? क्यों स्थित होते हैं? टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, यानी तापमान बनाए रखने के लिए। यानी टेस्टिस बाहर क्यों होता भाई? ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन सही से हो पाए। निम्न में से कौन सा भाग शुक्राणु को संग्रहित करता है? कौन सा भाग एपिडिडाइमिस शुक्राणु को संग्रहित करता है? वास डिफरेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? वास डिफरेंस का मुख्य कार्य हार्मोन बनाना, शुक्राणु को ले जाना शुक्राणु के स्थानांतरण में, यानी इसका प्रोसेस होता है। सेमिनल वेसिकल का कार्य क्या होता है बताओ? सेमिनल वेसिकल शुक्राणु का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन बनाना, फ्रक्टोज युक्त द्रव बनाना। यहीं पे फ्रक्टोज बन रहा था। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव किसमें सहायक होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि का शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ाने के लिए, मैंने आपको बताया था। निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? कौन सा भाई पुरुष हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब हम क्या करेंगे? कल लेक्चर नंबर 2 लाएंगे, इसी यानी आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इस लेक्चर को आप पूरी तरह से देख लेना, हम यूट्यूब पर ये अपलोड हो जाएगा कुछ समय बाद। तो चलिए आज यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो मैं फिर बता देता हूं कि हमारी जो हिंदी मीडियम क्लासेस है यहाँ पे डेली आपकी चलती रहेगी, अपलोड होती रहेगी वीडियो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें हमें कमेंट करिएगा, हम एक बार थोड़ा सा 2-4 मिनट उसको और समझा देते। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।